हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी का समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम लोग बायोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं और बायोलॉजी को एक एक करके मतलब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो हम लोग आज बायोलॉजी का चैप्टर 1 से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिलता भी रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट भी कराया जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सब का कराया जाएगा। इंग्लिश भी कराया जाएगा। हिंदी तो हम लोग समाप्त कर दिए हैं, आज बायोलॉजी पर हम लोग भिड़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे मैं हेडिंग लगाया हूँ, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 आपका चैप्टर है जीवों में जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस चैप्टर को, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। देखिए आप लोग कहेंगे जीवों में जनन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग समझिए जीव, जीव क्या है। जीव आप लोग जानते हैं, जो जीव है आप लोग जानते हैं कि जीव क्या है। तो जीव ना जो खाता है, पीता है, चलता है, वही ना जीव है। तो उस जीव में जो जनन यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो जनन होता है, प्रजनन, जनन या प्रजनन कहिए, वहीं बारे में यह चैप्टर के कुछ आपको हेडिंग है, वह जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन मानिए ना, जीव जो जीव में जनन होता है, प्रजनन होता है, वही जीवों में जनन होता है। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर का हम लोग MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी VVI आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो यह PDF नोट्स है, यह PDF है, इसका PDF नोट्स आपको लेने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872। उस पर हाय हेलो अपना नाम भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे। और चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए, तो वहाँ पे साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर क्विज भी होता है और आपको वहाँ पे नोट्स भी दिया जाता है। साइंस एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल, डेली वीडियो सुबह 7 बजे आपको मिल रहा है, मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाता है, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग क्या कीजिए, इन इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ यहाँ पर बात बताया गया है, व्हाट्सअप नंबर जैसे है, जैसे टेलीग्राम चैनल नेम है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग इंटरेस्टेड वीडियो बनने वाला है, तो आप लोग जाइएगा मत छोड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आ गया पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो बायोलॉजी चैप्टर का बहुत गलत आंसर बताते हैं, बहुत गलत आंसर बताते हैं, गलत आंसर, ठीक है, बहुत गलत आंसर बताते हैं। तो हम लोग उस गलत से आज हम लोग बच जाएंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। मैं गलत नहीं बताएंगे आपको, तो आप लोग बच जाइएगा। क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ऐसे छात्र का डाउट है कि मतलब चैप्टर में आप पढ़ेंगे बुक ना, कोनो ऑब्जेक्टिव का पढ़ेंगे तो गलत आंसर बताता है। जैसे आप यूट्यूब पर देखेंगे किसी का वीडियो, तो वह गलत बता दिया होगा आंसर, तो हम लोग उस गलती से हम लोग बच जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, आवृतबीजी पौधे, ठीक है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होता है। देखिए आवृतबीजी पौधा जो होता है, उनमें भ्रूणपोष में, उनके भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्रगुणता क्या होता है, यही बताना है। ऑप्शन ए में n है, ऑप्शन बी में 2n है, ऑप्शन सी में 3n है और ऑप्शन डी में ए और सी दोनों है। क्या आंसर होगा मेरे भाइयों। तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में सूत्रगुणों की गुणता क्या होता है, 3n होता है, ठीक है, 3n होता है। याद रखिएगा एंडोस्पर्म, सीधे बात याद रखिएगा, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, भ्रूणपोष आप लोग पढ़े होंगे, 3n उसमें होता है, ठीक है, सूत्रगुणता। तो आवृतबीजी पौधा होगा तो 3n लगाइएगा, ठीक है। तो नोट याद कर लीजिए, 3n आंसर होगा, या नोट कर लीजिए, आप लोगों को तो याद ही होगा, आसान है, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिए दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म प्रजनन। देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। देखिए इसका आंसर मतलब हम कहते हैं 90% यूट्यूबर गलती बता रहे हैं,
ठीक है, 90% यूट्यूबर गलती बता रहे हैं। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ऑप्शन ए अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि 90% यूट्यूबर इसका आंसर गलती भी बता रहे हैं। आप देखेंगे गूगल पर सर्च करके तो गूगल भी गलती बताता है, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ। गूगल भी गलती बताता है, गूगल भी गलती बताता है। इसका आंसर बताइए, तो बताइए ए बी सी डी में कौन आंसर राइट होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा अलैंगिक प्रजनन। क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन। देखिएगा गूगल बताता है ए और बी दोनों, मतलब अलैंगिक भी होगा और लैंगिक भी होगा। गूगल भी बताता है अलैंगिक होगा लैंगिक दोनों होगा, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा सी। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा अलैंगिक प्रजनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ए राइट आंसर होगा। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं। तो आपका यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? बताइए निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? क्योंकि यह प्रश्न 10th क्लास में आप लोग देखे होंगे। यह प्रश्न आपको 10th क्लास में मिला होगा पढ़ने के लिए। अगर आप 10th अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका 12th अच्छा रहेगा। अगर आप 9th अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका 11th अच्छा चलेगा। ठीक है, तो बताइए निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में केंचुआ। क्या राइट आंसर होगा? बताइए। तो इजी है भैया, राइट आंसर डी होगा, केंचुआ होगा। केंचुआ क्या होगा? केंचुआ होगा। राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है। देखिए ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ये भी प्रश्न 10th का मोस्ट प्रीवियस है, क्योंकि ये भी प्रश्न 10th क्लास में पूछता भी है और पढ़ना भी है। बताइए ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए मुकुलन, बी में विखंडीकरण, सी में परागण और डी में इनमें सभी के द्वारा। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? 4 का राइट आंसर है भैया, ए होगा मुकुलन द्वारा। ईस्ट में प्रजनन क्या होता है? ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? मुकुलन द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। चलिए 5वां प्रश्न है, यहाँ पे देखिए युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः, युग्मक मतलब हम लोग क्या कहते हैं? गैमीट। क्या कहते हैं? गैमिट्स कहते हैं। ठीक है, गैमिट कहिए या गैमिट्स लगा देंगे तो युग्मको हो जाएगा, और गैमिट कहेंगे तो युग्मक होगा। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए हैप्लोइड, ऑप्शन बी डिप्लोइड, ऑप्शन सी पॉलीप्लोइड, ऑप्शन डी नॉन डिप्लोइड। क्या होगा 5 का राइट आंसर? 5 का राइट आंसर क्या होगा? हैप्लोइड होगा। क्या होगा? हैप्लोइड। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जैसे कि हम लोग आंसर क्या मिला? हैप्लोइड मिला। हैप्लोइड को हम लोग क्या कहते हैं? एन कहते हैं। और डिप्लोइड को हम लोग क्या कहते हैं? 2n कहते हैं। आप पॉलीप्लोइड को क्या कहते हैं? बहुत सारा। पॉली मतलब बहुत सारा। ठीक है, पॉलीप्लोइड मतलब बहुत सारा। ठीक है, हैप्लोइड मतलब n और डिप्लोइड मतलब 2n। देखिए मतलब आप समझिए, हैप्लोइड मतलब एगो n और डिप्लोइड मतलब डाई, 2 n। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? हैप्लोइड होगा। राइट आंसर ए होगा। ठीक है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। गैमीट इंग्लिश में बोलते हैं। गैमीट मतलब गैमीट सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैप्लोइड होगा। एन मारिएगा, अगर ऑप्शन में एन 2n लगाए तो एन लगाइएगा। ठीक है, 5 राइट आंसर ये होगा। आगे बढ़िए। 6ठा प्रश्न देखिए, ऑप्शन नीचे है। 6ठा प्रश्न है निम्नांकित। देखिए निम्नांकित में से किस में मतलब किस पादप में काय अगुणित होता है? काय अगुणित होता है, अगुणित होता है। ठीक है, यह ध्यान से पढ़िए। निम्नांकित किस पादप में मतलब कौना पौधा में? पादप मतलब क्या होता है? पौधा होता है। किस पौधा में काय अगुणित होता है? ऑप्शन नीचे है, देखिए ऑप्शन नीचे, ए में शैवाल, बी में कवक, सी में ब्रायोफाइट्स, डी में इनमें सभी के द्वारा। क्या आंसर होगा मेरे भाइयों? अरे भाइयों ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, इनमें सभी होगा। शैवाल भी होगा, कवक भी होगा, ब्रायोफाइट्स भी होगा। आप देखिएगा गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको ब्रायोफाइट्स बताएगा। गलती आंसर बताता है गूगल, 90% गलती बताता है। 90% ना, 100% मानिए, गूगल गलती बताता है। ब्रायोफाइट्स इनमें सभी के द्वारा होगा तो होगा। अब बहुत यूट्यूबर हैं कि ब्रायोफाइट्स भी बताते हैं। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा इनमें सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है यहाँ पे, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि 2021 में पूछा गया है, 20 में पूछा है, 18 में भी पूछा है और 17 में भी पूछा प्रश्न है। ठीक है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइजोम, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी ट्यूबर, ऑप्शन डी बल्ब। बताइए किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है अदरक में, या आप आदि कहिए भोजपुरी भाषा, या आप एगो क्या होता है हल्दी कहिए। हल्दी कहिए, हल्दी में, और आप सब पूछे हल्दी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो हल्दी में जो होगा वो अदरक में भी होगा, अदरक में जो होगा वो हल्दी में भी होता है, क्योंकि दोनों का प्रजाति एक है, दोनों का स्पेसीज एक है। तो बताइए क्या होगा अदरक में। अरे भैया राइट आंसर क्या होगा, ए होगा राइजोम। क्या होगा, राइजोम होगा। ठीक है, इंग्लिश में हम राइजोम कैसे लिखेंगे, RYZOME। इंग्लिश में राइजोम कैसे लिखते हैं, RYZOME। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो हिंदी ना लिख कर इंग्लिश भी लिख देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे हिंदी इंग्लिश तो दोनों आता है तो आप लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, तो राइजोम ऐसा लिखा था। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा राइजोम, अदरक में या आदि में या हल्दी कहिए। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखिए यहाँ पे। 8वां प्रश्न यहाँ पे है, कंद किसका रूपांतरण है। कंद किसका रूपांतरण है। ऑप्शन ए कली का, ऑप्शन बी तना का, ऑप्शन सी जड़ का, और ऑप्शन डी संचयित जड़ का। बताइए किसका होगा कंद। कंद किसका रूपांतरण है, मतलब किसका रूप है, रूपांतरण मतलब किसका रूप है, कंद किसका रूप है। अरे भैया जड़ का होगा, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, बायोलॉजी भाषा में कंद जड़ को क्या कहते हैं, कंद, वहीं उसका रूपांतरण है जड़, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, देखिए काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। देखिए ये भी प्रश्न 90% यूट्यूबर गलती बताते हैं, आप यूट्यूबर देखे होंगे। ठीक है, 90% यूट्यूबर गलती बताते हैं, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। इसका गूगल सही आंसर बताएगा, गूगल आपका इसका सही आंसर बताएगा। हम इस क्रांति लेते हैं। ठीक है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। ऑप्शन में यथार्थ, ऑप्शन बी में बेरी, ऑप्शन सी में नट, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा 9 का, 9 का आंसर क्या होगा, सी होगा नट। क्या होगा, नट होगा। काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है, नट होता है। कोकोनट जानते हैं, कोकोनट उसी टाइप का। चलिए आगे बढ़िए। 10 नंबर प्रश्न है, जेम्यूल्स। देखिए यहाँ पे जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है। जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है, ईस्ट में होता है कि हाइड्रा में होता है कि अमीबा में होता है कि स्पंज में होता है। बताइए क्या आंसर होगा 10 का। बताइए, ये भी प्रश्न मोस्ट भी है, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है। 10 का क्या आंसर होगा, डी होगा भैया, स्पंज। स्पंज होता है जो पुलुर पुलुर करता है। ठीक है, और खाने वाला स्पंज नहीं, रसगुल्ला गोल का स्पंज ना, खाए वाला ना, स्पंज टाइप होता है ना, एगो जीवे है स्पंज जो दावने में पानी टाइप का हाइड्रा टाइप का होता है, पुलुर पुलुर करता है, तो वहीं स्पंज में जेम्यूल्स का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्पंज होगा। आगे बढ़े, चलिए 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, ये प्रश्न बहुत मोस्ट वीवीआई एमवीवीआई है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। बताइए क्या होगा, 124, 31, 30, 62 क्या होगा। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में मैं आपको बता दूं, अर्धसूत्री, यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले। अर्धसूत्री को हम लोग क्या करेंगे, अर्धसूत्री क्या होता है, 2n होता है। 2n होता है ना अर्धसूत्री 2n। तो शुक्राणुओं के निर्माण में शुक्राणु में भी क्या होता है, शुक्राणु भी आपका 2n होता है। तो 2n और 2n क्या हो जाएगा, और सूत्री मतलब 1/2। ठीक है, और सूत्री 1/2 होगा। तो शुक्राणु भी 2n, आया भी 2, तो 2n क्या होगा 4n। तो 4n आ गया, तो आप क्या कीजिए, n को हटा दीजिए, डायरेक्ट आपका क्या बचा, 4 बचा। और 124 शुक्राणु करा है, तो आप क्या कीजिए, 1 सेकंड, 124 में आप 4 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर चल आएगा। तो आप 4 से भाग लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा मेरे भाइयों, 31 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत ऐसे प्रश्न है पूछ देता है, जैसे यहाँ पूछा 124 शुक्राणु,
निर्माण में यानी बनने में 124 शुक्राणु को बनने में और सूत्री विभाजन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 31 बार वह और सूत्री विभाजन करेगा तो 124 को शुक्राणु का निर्माण हुए। तो आप समझिए कि एक बार में लाखों शुक्राणु चलता है, एक बार में लाखों शुक्राणु चलता है। तो आप समझ जाइए कि कितना और सूत्री विभाजन होता होगा कि 1 लाख शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे 124 पूछा है, आपसे 60 भी पूछ सकता है भैया, 4 से लगा देना। 60 पूछेगा 4 से लगा देना। 100 भी पूछता है, पूछा भी है, 100 पूछता है तो 4 से लगा दीजिए। मतलब कोई भी पूछे, यहाँ पे पूछा 124 शुक्राणु, अगर पूछ जे 60 को शुक्राणु निर्माण में कितनी और सूत्री विभाजन कर सकता है, डायरेक्ट 4 से लगाइएगा भाग। अगर 100 को शुक्राणु के पूछे तो 4 से भाग लगा दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर 4 से भाग लगाएंगे 124 में तो क्या आंसर आएगा? 31 आएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। मैंने इतना आपको समझाया, इस पर एक लाइक जरूर कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आ गया। ये भी प्रश्न मोस्ट भी है क्योंकि यह प्रश्न 10th क्लास का है। केचुआ प्राणी है, बताइए केचुआ, चाणा भोजपुरी में ना बोल जाला, केचुआ प्राणी है। तो केचुआ कौन ऐसा प्राणी है? एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है और नपुंसक है। क्या होगा? केचुआ कौन सा प्राणी है? केचुआ प्राणी है, बताइए क्या होगा? केचुआ कौन सा प्राणी है? अरे भैया द्विलिंगी हो गया। 10th क्लास का प्रश्न है। ठीक है, यह 10th क्लास का प्रश्न है। हम आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आप 10th में अच्छे से पढ़ रहे होंगे सब्जेक्ट को, साइंस को, तो आपको 12th में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 10th का भी कुछ को प्रश्न पूछता है 12th में। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, द्विलिंगी। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? बताइए इनमें से कौन सा भाग, कौन सा पार्ट अगुणित है? कौन सा पार्ट अगुणित है? अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। 13 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा भैया, पराग होगा। पराग है ना, उसमें अगुणित भाग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ना समझते हैं, आतंकवाद आ गया है भारत में, आतंकवाद आ गया, आतंकवादी। तो इनमें किसको आतंकवाद कहते हैं? बरायोफिल्म को कि जलकुंभी जो नदियों में रहता है, जलकुंभी, अगेव को कि केला को? बंगाल का आतंक। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जहां बायोलॉजी पढ़े होंगे ना, वहां का मास्टर आपको पढ़ाया नहीं होगा। मैं इतना 90% गारंटी लेता हूं कि कोई मास्टर नहीं बताता है। जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर का पढ़ेंगे निचोड़, मतलब थ्योरी, तो आपको 90% टीचर नहीं बताता होगा। बताएगा वह टीचर जो नीट के स्पेशल तैयारी कराता होगा, वही बताएगा इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो राइट आंसर भैया आपको बता दूं, जलकुंभी होता है। जो देखता है आतंकवाद की तरह पूरे नदी को एक बार में छाप लेता है। इसमें आपको प्रश्न मिलेगा कि कितने एक साल में जलकुंभी कितने इथी को पैदा कर देता है? मतलब आपका प्रजनन, उसका जनन कितने पैदा कर, शायद 85,000 होता है। ठीक है, देखिएगा यह प्रश्न जो 65 या 85 होगा। ठीक है, अब मिलेगा, घबराइए मत, नीचे होगा प्रश्न वो। तो यह प्रश्न आपको जरूर मिलेगा कि जलकुंभी एक साल में 8 माह में 65,000 की 85,000 पैदा करता है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, नीचे है वह प्रश्न। ठीक है, देखेंगे, नीचे आता है तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा। आतंक, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? जलकुंभी को। इसको ट्रिक से याद रखिए, जैसे कि आतंकवादी मतलब नहीं होता पूरा चारों तरफ से छाप लेता है, आतंकवादी पूरे चारों तरफ से छाप लेता है, तो उसी तरह बंगाल का आतंक किसको कहा गया है? जलकुंभी। तो जलकुंभी देखते हैं पूरे नदियों को छाप लेता है, पूरा नदी की, देखिए एक बार आता है नदी में पानी, तो पूरे देखिएगा जलकुंभी नहीं रहता है। जब एक होगा तो मतलब कितना छाप लेता है, पूरा नदी को भर देता है। तो आतंकवाद है ना, है
यूनिक से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा और बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़िए। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है? बताइए, इनमें कौन ऐसा पौधा है भैया जो पानी के अंदर रहते हुए भी बाहर से ऑक्सीजन को खींच लेता है? बताइए, पानी के अंदर भीतर ठहरता रहता है, ठहरे में अंदर रहता है और बाहर से ऑक्सीजन को खींच लेता है। बताइए, ए में जलकुंभी, जलकुंभी पानी में रहता है, हाइड्रिला पानी में रहता है, कमल पानी में रहता है, धान पानी में भी रहता है। धान की खेती देखिएगा तो बाई केस कोई का धान में पानी नहीं रहता है, लेकिन जहाँ बाढ़ हो रहता है वहाँ पानी जरूर रहता है। तो बताइए क्या होगा 15 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भैया वही आपको अभी बताया ना, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है? जलकुंभी को। तो वही है जलकुंभी, पानी में भी रहता है, जो जड़ा पानी में रहता है, बाकी ऊपर से ऑक्सीजन खींच लेता है। आप ऐसा ना मिलाइएगा कि जलकुंभी रहता है पानी का ऊपर और जड़वा नीचे, उसका पातवा ऊपर, तो ऑक्सीजन कहाँ से खींचेगा? ऊपरे से ना। पानी में रहता है, पानी में ठहरा हुए होता है, पानी में रहता है, ठहरा होता है। तो ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। A4 अटका के मारिएगा, ठीक है, आप B4 भटकाइएगा मत। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है, जब नर और मादा, नर मतलब मर्दानवा, मादा मतलब मौगिनिया, ये भोजपुरी भाषा हो गया। नर मतलब क्या होता है? अरे भैया जेंट्स, मादा मतलब लेडीज। नर और मादा, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? बताइए, बताइए, जब नर और मादा गैमिट, मैंने आपको वही बार बताया, GAMETE, गैमिट। गैमिट मतलब युग्मज। तो गैमिट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? क्या कहा है भाई? आप लोग जानते हैं इसका आंसर। ओह, जब मर्दानवा मौगिना, जब दोनों का कहीं दोनों जब गैमिट युग्मन करी तो का कहल ओकरा के? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? का कहल भैया? अरे भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 1 सेकंड, भाग गया। वो क्या कहते हैं? अलैंगिक नहीं, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। जब नर मादा गैमिट में युग्मन होते हैं, मतलब फ्यूज करते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों जुटते हैं, दोनों अपना प्यार मोहब्बत करते हैं, तो क्या होता है? लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। घबराइए मत, मैं आपको सीधे दिमाग में ठोक दूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। मैं इतना मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बना रहा हूँ, इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, अभी मेरा पसीना छूट रहा है। बताइए, पंखा नहीं चला रहे हैं कि आपका वीडियो में आवाज़ चला जाएगा? इतना मेहनत होता है तो आप अभी अभी फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में दिया जा रहा है। अभी जुड़ जाएंगे तो आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, नहीं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको पैसा लगेंगे नोट्स के लिए। ठीक है, तो अभी फटाफट जुड़ जाइए, फ्री चल रहा है। ठीक है, जस्ट जल्द ही हम पैसा से पीडीएफ नोट्स आपको देंगे, लेकिन अभी फ्री मिल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, मैं आपको फिर व्हाट्सएप नंबर बोलता हूँ, 6204317872, 62 043 17 यहाँ पे देखिए 17 क्या होगा? 72 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर देख लीजिए, 17 नंबर देखिए, आ गया प्रश्न मोस्ट भी। 17 नंबर प्रश्न है, मध्य चक्र इंग्लिश में क्या कहते हैं? विस्टेरस साइकिल। क्या कहते हैं? विस्टेरस साइकिल। मध्य चक्र पाई जाती है किसमें? बताइए। अरे भैया मध मतलब मादा, मादा के जगह मौगिनिया को कहते हैं। और साइकिल मतलब क्या कहते हैं? जो बच्चा पैदा करता है। ठीक है, मध्य चक्र किसमें होता है? मतलब माता वाला गुण किसमें होता है? ऑप्शन ए गाय में, ऑप्शन बी भेड़ में, ऑप्शन सी में कुत्ता में, और ऑप्शन डी इनमें सभी में। मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि इसका राइट आंसर डी होगा। आप लोग भी जानते होंगे कि मादा गाय में होता है, गाय बच्चा देती है, भेड़ भी बच्चा देती है, कुत्ता भी बच्चा देती है। अगर आप सोचेंगे ना कुत्ता में, तो कुत्ता मर्दाना होता है, कुतिया मौगिनिया होता है।
तो गूगल भी डी आंसर बताता है और बुक भी आप देखिएगा पढ़िएगा तो डी बताता है। लेकिन रियल में कुत्ता मर्दानवा होता है और कुतिया क्या होता है, मौगनिया होता है। तो ऑप्शन में एग्जाम में पूछने वाला को कुतिया लगाना चाहिए, लेकिन कुत्ता लगा दिया। लेकिन राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो आप लोग डी लगाइएगा, क्योंकि हम कुत्ता कुती नहीं लगाए, मतलब कुत्ता में होता है ना मच्छर, तो वही लगाया है। तो डी आंसर राइट होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन कुतिया लगाना चाहिए उसको। ठीक है, तो गूगल भी डी बताता है, लेकिन सही है डी ही होगा। ठीक है, और यूट्यूबर भी लोग बताते हैं डी। हम अरे भैया ठीक है, आप लोग घबराइए मत, मैं आपको सही सही आंसर बताएंगे, क्योंकि बायोलॉजी का 90% आंसर लड़का गलती याद कर लेता है, तो मैं आपको गलती याद करने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी उच्च श्रेणी हाई लेवल के पौधा में पादप में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है, अंदर होता है कि बाहर होता है, कि जल में कर लेता है कि हवा में कर लेता है। फर्टिलाइजेशन निषेचन दोनों बड़ा मिलजुल अंदर होता है, मतलब उच्च श्रेणी के पौधा में निषेचन अंदर हो जाला कि बाहर होकेला, कि जल में होकेला कि हवा में होकेला। भैया यही तो बताना है, बताइए क्या होगा। बाह्य आंतरिक, बाह्य मतलब बाहर, आंतरिक मतलब अंदर, जल में मतलब पानी में, हवा में मतलब एयर में कहाँ होता है, बताइए। ABCD में आंसर 18 का क्या होगा। अरे भैया उच्च श्रेणी के जो पौधा होता है ना, वो अंदरे कर लेता है फर्टिलाइजेशन, अंदरे निषेचन दोनों बड़ा कर ले वाला मर्दानवा मोगिनिया। ठीक बा, भोजपुरी में समझा देनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, देखिए आ गया। सलकंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बल्ब। क्या कहते हैं, बल्ब। खैर सल को नहीं कहते, कंद को बल्ब कहते हैं, बल्ब। सलकंद का उदाहरण है, ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी दूब घास। दूब घास भोजपुरी में जानते हो, शहर वाले लड़के नहीं जानते, खैर जानते होंगे, लेकिन दूब घास जरूर जानता होगा, ऐसा बात नहीं। चलिए 1 सेकंड। ऑप्शन ए अदरक, बी दूब घास, सी देखिए प्याज आलू। बताइए क्या होगा, 19 का क्या होगा। अरे भैया ये सी या डी में होगा, सलकंद। अरे भैया प्याज होगा, राइट आंसर सी होगा। आप लोग नहीं जानते सलजम देखे हैं, प्याज टाइप का होता है। तो सलकंद, सलकंद बा, सलकंद। तो सलजम जैसे देखिए, अगर सलजम देखेंगे तो प्याज टाइप का होता है। आपका इसमें प्याज आ जाएगा और लहसुन भी आ सकता है मेरे लाडलो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सलकंद किसका उदाहरण है। प्याज यहाँ पे सी में है तो ठीक है, और कहीं प्याज नहीं लगा कर लहसुन लगा दिया तो लहसुन तो उसी का ना प्रजाति है, प्याज का प्रजाति लहसुन है। सलजम भी है, सलगम की सलगम होता है, सलगम भी है, सलजम किसको कहते हैं, फिर भी सलगम या सलजम कहते हैं। ठीक है, तो सलजम भी होता है, सलगम भी होता है, प्याज भी होता है, लहसुन भी होता है। तो यहाँ पे प्याज लगाया है, सलकंद यानी बल्ब का उदाहरण किसमें है कि इनमें कौन है, किसका मतलब इनमें उदाहरण कौन है, मतलब कौन ऑप्शन में है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्याज लगाया तो प्याज मारिएगा, लहसुन लगाएगा, मैं लिखता हूँ लहसुन लगाइएगा, प्याज पूछा तो प्याज मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 का राइट आंसर सी होगा। इतना मेहनत करने पर दोस्तों अभी फटाफट लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें इतना बोलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिए, और हम लोग नजदीक आ चुके हैं। 20 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। स्तनधारी मतलब क्या होला भैया, जो धरती पर रहता होगा। स्तनधारियों में फर्टिलाइजेशन यानी मिलल जुलल काम कहाँ होला,
किस जगह में होला? मैं आपको बता दूं कि मानव में फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है कि वसीय भाग में होता है कि गर्भाशय में होता है कि फैलोपियन नली में होता है? बताइए। फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन नली को। बताइए 20 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भैया, ना अंडाशय में होता है, ना अंडाशय तो निकलता है, ना वसीय भाग में होता है, गर्भाशय में कहाँ? गर्भाशय में तो बच्चा पलता है। फैलोपियन नली है ना, फैलोपियन ट्यूब, उसमें निषेचन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा। मैं आपको इतना तोड़ तोड़ कर बताना पड़ रहा है, बताइए। ठीक है, तो डी आंसर होगा। फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में कहते हैं, फैलोपियन नली हिंदी में कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक अनिषेक जनन, जिसे अनिषेक जनन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। देखिएगा, आपका टीचर जब आप पढ़ते होंगे बोले होंगे पार्थिनोजेनेसिस, बाकी उसका हिंदी नहीं बताते होंगे कि अनिषेक जनन होता है पार्थिनोजेनेसिस का हिंदी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि पार्थिनोजेनेसिस का, देखिएगा जब टीचर पढ़ाता हो ना, क्योंकि इसका हिंदी है ना बड़ा कठिन होता है। अनिषेक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है किसमें? ऑप्शन ए मक्खी में, ऑप्शन बी मधुमक्खी में, ऑप्शन सी मच्छर में, ऑप्शन डी इनमें सभी में। क्या आंसर होगा बताइए? पार्थिनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? मक्खी में कि मधुमक्खी में कि मच्छर में कि इनमें सभी में? क्या आंसर होगा मेरे भाइयों? अरे मेरे भाइयों, बी होगा मधुमक्खी। इसके हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं मधुमक्खी को? वी। क्या कहते हैं? वी, बी डबल ई, बी। बी मतलब मधुमक्खी होता है, वही भैया जो मोध देता है। शहद क्या कहते हैं? शहद, जो शहद देता है, मोध भोजपुरी भाषा में, वही मधुमक्खी। तो राइट आंसर मधुमक्खी, पार्थिनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, द्विनिषेचन परिणाम होता है। द्विनिषेचन का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। डबल मतलब दो और फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो द्विनिषेचन का परिणाम यानी रिजल्ट क्या होता है, यही बताना है आपको। द्विनिषेचन का परिणाम यानी रिजल्ट क्या होता है? ऑप्शन ए बीजपत्र, ऑप्शन बी बीजांडकाय, ऑप्शन सी भ्रूणपोष, ऑप्शन डी भ्रूण। बताइए क्या आंसर होगा? 22 का। अरे भैया सी होगा भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना बोलना पड़ रहा है आपके लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लंबा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? बीजाणुओं द्वारा जो जनन यानी रिप्रोडक्शन, जनन मतलब प्रजनन, जनन कहिए या प्रजनन कहिए या इंग्लिश में उसको रिप्रोडक्शन कहिए। रिप्रोडक्शन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? बताइए क्या होगा? मैं ऑप्शन नहीं बोलेंगे, अब ऑप्शन बोलते बोलते मेरा थक गए हैं। बताइए डायरेक्ट इसका आंसर बताइए। ए बी सी डी में कौन आंसर होगा 23 का? क्या आंसर होगा? सी होगा भैया, सी क्रिप्टो गेम्स होगा। क्या होगा? क्रिप्टो गेम्स होगा। राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न है, ये परिवर्तन जो लार्वा के वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए मतलब कहने का अर्थ हुआ वैसा वयस्क जो लार्वा में परिवर्तन कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रश्न छोड़िए, प्रश्न कुछ भी पूछे, देखिए प्रश्न कितना हार्ड पूछा है। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? प्रश्न पहले समझिए। वैसा वयस्क
जो लार्वा को किसी दूसरे में लार्वा में परिवर्तित कर देता है वो क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन बोलेंगे टाइम लगेगा। ऑप्शन बताइए ए बी सी डी 24 का क्या होगा? अरे भैया सी होगा, कायांतरण। कायांतरण होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 का सी राइट आंसर होगा, C4। घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए 25 का बताइए। आ गया प्रश्न, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये प्रश्न मोस्ट VVI। ठीक है, भ्रूणपोष में यानी इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 25 का क्या होगा? अरे भैया पहले ही 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखे हैं, शायद कि 1 नंबर प्रश्न में देखे हैं। 3N ट्रिप्लोइड, क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रिप्लोइड। हेप्लोइड को N को कहते हैं, डिप्लोइड 2N कहते हैं, और ट्रिप्लोइड 3N को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 3N। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भ्रूणपोष याद रखिएगा, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म। चलिए लास्ट प्रश्न आ चुके हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, एकल जनक मतलब एकल मतलब एक, आ जनक मतलब क्या कहते हैं? माता पिता, माता चाहे पिता, एकल जनक द्वारा जो होती है तब क्या कहलाती है? वैसा संतति जो उत्पत्ति एगो जनक द्वारा होती है, दूगो जनक द्वारा ना, कि यह माता ना तो पिता, एगो जनक होना चाहिए कोनो, होती है तब क्या कहलाती है? आइए इसके बारे में जानते हैं। बताइए इसको क्या कहते हैं? लैंगिक और लैंगिक ए और बी दोनों की आंतरिक निषेचन। क्या होगा 26 का राइट आंसर? क्या होगा भैया? अरे भैया अलैंगिक, जब दूगो मिलबे ना करी मर्दाना मौगी तक लैंगिक कहाँ से हो जाई? अलैंगिक नहीं हुई। राइट आंसर क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? बताइए क्या आंसर होगा 27 का? बताइए। नर युग्मक मतलब मादा, मादा नहीं भैया, नर युग्मक मतलब मर्दाना। वाह, बताइए और थी जेंट्स, नर युग्मक संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, कहाँ बनाता है? बताइए 27 का। मैं मतलब सब बोल रहा हूँ धकाधक, तुम बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में। क्या होगा? द्वितीय केंद्र में, द्वितीय केंद्र। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी मतलब जमीन पर रहने वाला जो जीव होता है, उसके शुक्राणु के मध्य मतलब बीच भाग में क्या पाया जाता है? 28 का क्या होगा? अरे भैया सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जो स्तनधारी होता है, शुक्राणु होता है, उसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, 29 का चमगादड़ द्वारा परागण कहाँ होता है? जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब कहने का मतलब चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ द्वारा परागण होता है, क्या कहलाता है? बताइए 29 का डायरेक्ट आंसर सी होगा भैया, क्रिप्टोफिली। क्या होगा? क्रिप्टोफिली होगा। मैं आंसर फटाफट बोल रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में, क्योंकि 45 प्रश्न है। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर मतलब नजदीक आ चुके हैं। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है। 30 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, विखंडन से। विखंडन के द्वारा जनक के समान मतलब माता पिता के समान जीव प्राप्त हो सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बताइए ए बी सी डी, अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन। VVI प्रश्न, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? क्योंकि यह प्रश्न 10th क्लास के लेवल का है, आपका इंटर में पढ़ना है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का। अरे भैया अमीबा पैरामीशियम दोनों को द्विखंडन द्वारा क्या होला? अरे भैया अमीबा क्या होला? द्विखंडन ना होला। जैसे अमीबा बनाओ 10th में पढ़ा होगा, अमीबा बनाओगे तो कई विखंडन में बढ़ सकता है। आप पैरामीशियम भी होता है उसी तरह। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम दोनों होगा। 32 नंबर प्रश्न है, मुकुलन। देखिए मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? VVI प्रश्न है, क्योंकि आप लोग आगे भी देख चुके हैं। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रश्न किसमें होता है? ईस्ट में। क्या होगा? 32 का ए ईस्ट में। चलिए
33 नंबर देखिए प्रश्न आ गया, बोला था मैंने उधर जलकुंभी वाला। 33 नंबर प्रश्न आ गया, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। देखिए कितने माह में जलकुंभी 65,000 से अधिक अपना बच्चे पैदा कर सकता है, मतलब आपका प्रजाति पैदा कर सकता है, जाति पैदा कर सकता है 65,000 कितने माह में। 33 का मैंने उधर बोला है। अरे भैया 8 माह में, 8 माह में बताइए जलकुंभी 65,000 से अधिक, मानिए 65,000 अधिक 17, 80, 90 हो सकता है, 65,000 से अधिक देता है 8 महीने में पैदा करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। देखिए ये प्रश्न याद रखिएगा, अपने जीवन काल में मतलब अपने पूरे लाइफ में, अपने पूरे जीवन में एक बार ही पुष्प पैदा करते हैं, यानी फूल पैदा करते हैं, मतलब फूल देता है, फूलाता है, जीवन में एक बार फूल फूलाता है। उस कौन पौधा है बताइए, कौन पौधा है, कौन पेड़ है जो अपने जीवन काल में मात्र एक बार फूल फुलाता है, यानी पुष्प पैदा करता है। अरे भैया आम, बांस, लीची, जामुन, कौन है, बांस भैया है, बांस भैया, राइट आंसर बांस। बांस एक ऐसा पौधा है जो अपने जीवन काल में मात्र एक बार फूल देता है, भाई किसी को दिखाई देता नहीं है, खुद हम भी अभी तक नहीं देखे हैं कि बांस फूल देता है, फूल फुलाता है। पता नहीं कब फुलाता है कब गिर जाता है, पता नहीं चलता है किसी को, बाकी जीवन काल में एक बार फुलाता जरूर है। इसका खोज हम जरूर करेंगे और खोज करेंगे उस फूल को तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में उसका फोटो भेजेंगे, ठीक है। 34 का राइट आंसर ये होगा। नजदीक आ चुके हैं, 35 बताइए, 35 से बताइए ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी में। क्या होगा 35 का, अरे भैया सभी में पाया जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन मनुष्य में बोला, महीनवारी, बंदर में आवेला, चिंपैंजी सब में आवेला, तो इनमें क्या होगा, सी होगा। इनमें सभी होगा, सी नहीं डी होगा आंसर, इनमें सभी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में युग्मक यानी गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। देखिए ये प्रश्न बहुत डाउट है, बहुत डाउट, क्योंकि 90% यूट्यूबर इसका गलती आंसर बताते हैं। मैं आपको बता दूं गूगल भी इसका आंसर गलत बताते हैं, ये इतना जान लीजिए। मैं आपको आज सही आंसर बताने वाला हूँ। डाउट नोट जो है ना, डाउट आप लोग देखते हैं, डाउट नोट भेजते हैं कि आंसर मिल जाए, वो भी गलत बताता है। मैं आपको आज प्रूफ कर दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत कोई बताता होगा 23 होगा और बहुत कोई बताएगा 46 होगा। मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बहुत कोई बताएगा 23 होगा, बहुत कोई बताएगा 46 होगा। देखिए बताते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, युग्मक 36 का आंसर क्या होगा, मैं पहले बताता हूँ। 36 का राइट आंसर बी होगा, 23 होगा। और बताएंगे 23 कैसे होगा, आइए 23 होगा राइट आंसर 36 का। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, युग्मक, युग्मक मतलब दोनों को फ्यूजन। अगर वहां पर युग्मक नहीं होता ना तो 46 होता, लेकिन वहां पर युग्मक यानी गैमिट लगा दिया है वर्ड एगो, तो युग्मक क्या होता है, 2n होता है। 2n, तो 2 n का मान क्या होगा 23, एगो में 23 होला, दोनों में 46 होला, तो 23 दूना 46, तो वहां पर युग्मक लगाया है इसलिए आपका 23 होगा, राइट आंसर बी होगा। ध्यान लगा दिए। अगर युग्मक वर्ड यानी शब्द, गैमिट वर्ड यानी शब्द वहां पर नहीं होता ना तो 46 होता, लेकिन वहां पर युग्मक है इसलिए 23 होगा, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन अंडप्राजक है, ओवी पैरस प्राणी है। अंडप्राजक यानी पांडा देने वाला भैया, अंडप्राजक यानी अंडा देने वाला ओवी पैरस, इंग्लिश में कहते हैं अंडप्राजक को ओवी पैरस, ठीक है। अंडा देने वाले में कौन प्राणी है बताइए, कौन कौन अंडा देता है। मुर्गी अंडा देता है, सांप अंडा देता है, मगरमच्छ अंडा देता है। 37 का क्या होगा, डी होगा, इनमें सभी होगा। मगरमच्छ भी अंडा देता है, आप लोग कहेंगे मगरमच्छ अंडा कैसे देता है। देखिएगा 3D डायमेंशन यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा,
कि मगरमच्छ भी अंडा देता है, ठीक है, वो हमें बता देगा। तो राइट आंसर डी होगा। नजदीक आ चुके हैं, मात्र आपको एक होगा 9 7 8 7 15 8 बार होगा। देखिए 38 नंबर प्रश्न है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, जीव के शरीर के बाहर, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? यार भाई सीधे है, बाहर यानी बाह्य निषेचन, आंतरिक अंदर यानी आंतरिक निषेचन, डायरेक्ट लगा दिया है। जब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन बाहर होता है तो बाह्य निषेचन, और से क्या होगा? ये होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, युग्मों का स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? युग्मों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है भैया? जल द्वारा, वायु द्वारा। क्या होगा 39 का? आइए 1 सेकेंड, क्या होगा 39 का? हवा द्वारा। भैया सभी के द्वारा होता है, डी आंसर होगा, सभी के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य मतलब बाहर निषेचन भैया, बाह्य मतलब बाहर निषेचन किस में होता है? बताइए बाह्य निषेचन किस में होता है? 40 का गौर बच गया भैया, मेढक में होता है, राइट आंसर ये होगा। 41 नंबर देखिए, इनमें किस में जल के माध्यम से निषेचन होता है? इनमें कौन ऐसा पौधा है जो जल का माध्यम से फर्टिलाइजेशन करता है? निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, बताइए इनमें किस में जल के माध्यम से निषेचन होता है? ए बी सी डी, क्या होगा? 41 का डी होगा, इनमें सभी के द्वारा, सभी के द्वारा जल के द्वारा होता है। 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा, कौन उभयलिंगी पौधा नहीं है, पादप नहीं है? ए बी सी डी 42 का। अरे भैया ये होगा पपीता, पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है, राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। लेकिन सरसों, माका, गुड़हल सब क्या है? उभयलिंगी पादप है, लेकिन पपीता नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे सरसों कैसा पादप है तो उभयलिंगी लगाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए हम लास्ट आ गया 43 नंबर प्रश्न, 45 को नहीं है, निचोड़ ऑब्जेक्टिव है। 43 नंबर है, अवयव में वर्धी प्रजनन होता है, मतलब प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, अवयव में वर्धी प्रजनन होता है, ए बी सी डी, क्या होगा 43 का? अरे भैया 43 का क्या होगा? ए होगा, बुलबिल द्वारा, बुलबिल द्वारा, राइट आंसर ए होगा। शकर द्वारा, एस्ट्रोलन द्वारा, राइजोम द्वारा नहीं होता है अवयव में, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है उभयलिंगी नहीं है? कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, बताइए कौन है? कौन होगा जो नहीं है? केंचुआ है। आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो मैंने आपको बताया, क्योंकि वीवीआई ही था वो प्रश्न। 44 का क्या होगा? अरे भैया डी 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 डी, घरेलू मधुमक्खी नहीं है, डी नहीं है, लेकिन जोंक, केंचुआ, फीती कृमि उभयलिंगी प्राणी है, लेकिन घरेलू मधुमक्खी नहीं है। लास्ट प्रश्न 45 नंबर, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ये प्रश्न मोस्ट वीवीआई, क्योंकि यह प्रश्न नीट के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि नीट में कई बार पूछा भी गया है। देखिए हम नीट में कई बार पूछा गया, हम नीट का एग्जाम भी दिए हैं, इतना जान लीजिए। बताइए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? देखिए मैं इसको ट्रिक्स याद कराता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इन विट्रो। इन मतलब अंदर ना भैया ना, इन मतलब बाहर होता है, में होता है, विट्रो मतलब अंदर, और विवो मतलब विट्रो मतलब बाहर, और विवो मतलब अंदर होता है, याद रखिएगा। दो ऑप्शन है, बहुत बड़ा विवो लगाता है, लेकिन इन विट्रो होगा। इन विट्रो, विट्रो मतलब बाहर और विवो मतलब अंदर, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन इन विट्रो आंसर, राइट आंसर ये होगा। इन विवो और पूछ ऑब्जेक्टिव शरीर के अंदर होने वाले, यहाँ बाहर है ना, अंदर वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विवो लगाइएगा, और बाहर वालों को इन विट्रो लगाइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ थोड़ा, देखिए व्हाट्सअप नंबर है इसका, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नोट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को पास शेयर कीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रहिए। ओके बाय, गुड डे, मस्त व्यस्त पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं सेकंड चैप्टर के लिए। ओके बाय, गुड डे, थैंक यू।